गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं बायोलॉजी से जुड़ी। इस वीडियो में हम आपको सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाएंगे। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था। सबसे पहली जो बायो की वीडियो थी उसमें आपको सेल के बारे में पढ़ाया था कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में अपना योगदान दिया था, सेल को समझने में अपना योगदान दिया था। फिर हमने समझाया था कि लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, ये सब कुछ बड़ी डिटेल में पहली वीडियो में हमने आपको समझाया था। फिर दूसरी वीडियो में हमने आपको सेल के अंदर का सामान समझाया था कि सेल के अंदर आखिर होता क्या है, कौन से जो डेड मटेरियल, कौन से लिविंग मटेरियल्स होते हैं, और ये जो सेल के अंदर हमारा कौन से ऑर्गेनिल्स होते हैं, ऑर्गेनिल्स और उनका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं। ये सब कुछ बड़ी डिटेल में हमने आपको दूसरी वीडियो में समझा दिया था। फिर तीसरी वीडियो में हमने आपको समझाया था डीएनए, आरएनए, जो कि जिनको हम न्यूक्लिक एसिड्स भी कहते हैं। डीएनए और आरएनए, इनके बारे में बड़े अच्छे से समझाया था हमने आपको कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होता है, ये क्या काम करते हैं डीएनए और आरएनए, इनका जो है कैसे ये अपनी जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। ह्यूमंस में हर सेल में क्रोमोसोम्स होता है। मतलब आप टोटली हमने बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो लिंक में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखें। अब इस वीडियो में हम आपको सेल डिविजन के बारे में समझाएंगे कि जो सेल होता है वो कैसे डिवाइड होता है, कैसे वो जो है आगे अपने आगे ग्रोथ करता है, मतलब डेथ होने के बाद उसके बाद कैसे न्यू सेल्स पैदा होते हैं। फिर उसके बाद ये कैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रोसेस होता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें माइटोसिस और मियोसिस के जरिए होता है। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ समझाने के बाद हम अपना सेल टॉपिक को, अपनी साइटोलॉजी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। फिर हम आपको बायोमेटीरियल्स के बारे में भी पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। जो बायोमेटीरियल्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। हमारे शरीर को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, अपनी ग्रोथ के लिए हो, अब सेल प्रोडक्शन के लिए हो, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हो, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। हमसे एक एक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे, उनका फंक्शन समझेंगे, उनका सोर्स समझेंगे, और उनके ना होने से कौन सी बीमारी होती है, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, ये सब भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। इसलिए अगर आपको इन टॉपिक्स में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। तो पहले हम समझते हैं कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है, जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीजन होता क्या है? देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे कण कण में बॉडी की सेल्स बसे होते हैं। ये सारे के सारे सेल्स जो लिविंग होते हैं, हर सेल अपने आप में एक जीवित प्राणी है। हर सेल अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम बेसिकली कुछ नहीं, एक कॉलोनी है। हम एक चलती फिरती, एक सोचने वाली कॉलोनी है सेल्स की। ये सारे सेल एक साथ काम करते हैं, एकजुट होकर अपना अपना रोल निभाते हैं, इतनी ज़्यादा वेल कोऑर्डिनेशन में जब, और हमारी बॉडी इन्हीं सेल्स की बनी है। पर जैसे कि हम जानते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो हर एक सेल की जो हमारे बॉडी में मौजूद है, भले ही वो हमारी स्किन का हो, हमारी बोन्स का हो, हमारे हार्ट का हो, हमारे ब्रेन का हो, या फिर कहीं का भी हो हमारी बॉडी में, उसकी डेथ भी निश्चित है। वो, पर देखो, अगर हमारे स्किन के सेल्स की डेथ हो गई तो ऐसे तो मेरी तो सारी स्किन ही गायब हो जाएगी। अगर स्किन की डेथ हो गई तो डेथ बॉडी बन के निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगी, फिर मेरी स्किन तो गायब हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि सेल अपनी डेथ होने से पहले अपने आगे जाके दो रेप्लिकेट या फिर दो वारिस छोड़ के चले जाता है। अभी कह सकते हो वो आगे जाके अपने दो या फिर चार डॉटर सेल्स छोड़ के चले जाता है। इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे हमने आपको समझाया था, अपनी पहली वीडियो में समझा दिया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये जो है पहले आए थे। ये अंडर डेवलप्ड सेल्स, ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जो दुनिया में इस अर्थ पे पहले जन्म लिया था। जिन सेल्स ने इवोल्यूशन की चेन में पहले जन्म लिया था उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और इन सेल की क्या खासियत होती है
इनके पास सेल वॉल होती है और न्यूक्लियस नहीं होता है वो हमने आपको समझा दिया ना। पर ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है बेसिक तरीके से अपना सेल डिवीजन करते हैं। ये कैसे करते हैं? ये बाइनरी फिजन या फिर बडिंग के जरिए अपना सेल डिवीजन करते हैं। ये बाइनरी फिजन और बडिंग के जरिए अपना सेल डिवीजन करते हैं। इनको जो ये प्रोसेस है बाइनरी फिजन और बडिंग, ये बहुत ही बेसिक से प्रोसेस होते हैं। ये बेसिक से क्यों कहते हैं? क्योंकि इन प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं होता है। क्रोमोसोम्स जो हमने बताया था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो जीन्स होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि हमारी बॉडी कैसे बननी चाहिए, कैसे हमें फंक्शन करना चाहिए। वो सब कुछ डीएनए में होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। पर इनमें जो क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं होता है, सीधा 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 ये रेप्लिकेट्स जो है आगे जाके अपने रेप्लिकेट्स जन्म दे देते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स दो तरीके से डिवीजन करते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के जरिए यूकैरियोटिक सेल्स अपना सेल डिवीजन करते हैं। और इन सेल्स में जो है क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। इनका जो प्रोसेस होता है माइटोसिस मायोसिस, इन दोनों ही प्रोसेस में क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। जबकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो सेल डिविजन्स होते हैं, इसमें क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है। सीधे सीधे रेप्लिकेशन बना देते हैं, कहानी खत्म। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इन चार ऑप्शन में से कौन से प्रोसेस में क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, तो उसमें बाइनरी फिजन या फिर बडिंग आएगा। जो भी ऑप्शन में गिवन होगा, बाइनरी फिजन या फिर बडिंग आएगा। अब हम समझते हैं माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बेसिक डिफरेंस होता है मायोसिस और माइटोसिस में, ये क्या होता है कि जब सेल डिवीजन के बाद इसमें मायोसिस में तो 4 डॉटर सेल्स निकलते हैं, जबकि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स निकलते हैं। क्योंकि इसमें जो है हमारे 2 डॉटर सेल्स निकलेंगे माइटोसिस में। इसका क्या मतलब है कि जैसे एक सेल डिवीजन होता है, तो उसके बाद नए सेल्स बनेंगे, 2 नए सेल्स बनेंगे इसमें। और इसमें जबकि ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है। ये कह सकते हो कि मायोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं। मायोसिस में पहली स्टेज में तो पहले नॉर्मल सा माइटोसिस हो जाता है। मायोसिस में पहले तो नॉर्मल सा माइटोसिस हो जाता है। उसके बाद फिर से वो डिवीजन हो जाता है। पहले ये तो दोनों में ही होगा कि एक जो है सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। वो क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट बंद कर देंगे। वो क्या करते हैं डुप्लीकेशन में कि जो भी ये क्रोमोसोम्स हैं, वो अपने साथ ही एडजेसेंट एक और क्रोमोसोम, अपनी ही एक कॉपी, जैसे क्रोमोसोम तो किताब है एक, वो एक और किताब अपनी कॉपी अपने साथ ही जोड़ के बना देगा। ये जो क्रोमोसोम्स होंगे एकदम जुड़े हुए होंगे इससे। फिर हमारे काम आते हैं सेंट्रोसोम्स का। सेंट्रोसोम जो कि हमारे एक सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनेली होती है। ये सेंट्रोसोम 2 के पेयर में पाए जाते हैं। ये एक ऑर्गेनेली होती है, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारे लाइसोसोम्स हो गया। ऐसे ही एक जो है सेंट्रो होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं। मैं एक बार आपको बड़े से डायग्राम में समझा देता हूँ। ये जो न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया हमारे सेंट्रोसोम्स। इन सेंट्रोसोम्स पूरे लाइफ साइकिल में, सेल की पूरी लाइफ साइकिल में कुछ नहीं करते हैं, खाली बैठे रहते हैं। दोनों कोने में, एक कोने में अपना सेल का एक कोना पकड़ के खाली बैठे रहते हैं। पर जैसे सेल की डेथ का टाइम आता है, सेल की डिवीजन का टाइम आता है, तब ये सेंट्रोसोम्स अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और क्या होता है, पहले तो ये एक साथ बैठे होते हैं, पर सेल डिवीजन के टाइम पर एक क्रोमोसोम, ये जो एक दोनों एक एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं सेल का। एक सेंट्रोसोम इस कोने में चले जाएगा, दूसरा वाला इस कोने में चले जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये लिटरली थ्रेड फेंकेंगे। जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ अब थ्रेड फेंकेंगे। इसको पूरी तरीके से थ्रेड से कवर कर देंगे। उसके बाद इसको झंझोड़ेंगे, ताकि जैसे कि हम जो है वो करते हैं ना एग्रीकल्चर में, जो वेस्ट को हटाने के लिए उसको झंझोड़ते हैं, ताकि इस भारी मटेरियल है वो बीच में आ जाए। ऐसे ही ये कुछ करते हैं
इसको झंझोड़ के जितनी भी ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो एक साथ एक लाइन में आ जाएं, जिससे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही लाइन में आ जाएं। इनको बिलोते, जैसे दही को बिलोते हैं वैसे ही ये न्यूक्लियस को बिलोते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए। उसके बाद फिर जब सेल डिवीज़न होना स्टार्ट हो तो ये धीरे 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 अपनी कॉपी हटती जाए और बड़ी स्मूथली सेल डिवीज़न हो जाए, एक सेल से दो सेल में डिवीज़न हो जाए। इसको कहते हैं प्रोसेस को माइटोसिस। जब मायोसिस में भी सेम यही होता है। पहली स्टेज में, पहली 4 स्टेजेस में, एक्चुअल में माइटोसिस में 8 स्टेजेस होती हैं और हमारे माइटोसिस में 4 स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस के नाम और उन स्टेजेस के बारे में डिटेल वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा जब तक आप नीट का या फिर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो बस ये पूछा जा सकता है मायोसिस में कितनी स्टेजेस होती हैं। इसमें 8 होती है, माइटोसिस में 4 होती है। पहले मायोसिस में सेम स्टेजेस होती हैं 4, यानी पहले 2 में कन्वर्ट होगा और 2 में जो कन्वर्ट होगा वो जो इक्वल नंबर के, अगर जैसे 23 पेयर्स थे, पहले 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे पहली स्टेज ऑफ मायोसिस में। उसके बाद असली स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये फिर से डिवीज़न हो जाता है। उसी बाद कुछ ही थोड़ी सी देर में ही दोबारा फिर से डिवीज़न हो जाता है और इस डिवीज़न में एक अजीब सी चीज़ होती है, जहाँ पे ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, अब सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हो गए। जो दो दो पेयर के में होते हैं, जिसमें बताया था हर क्रोमोसोम अपने साथ एक पेयर में रहता है, अपने साथ एक पेयर में रहता है जिसको डिप्लॉइड कहते हैं। इसलिए जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उन्हें डिप्लॉइड कहते हैं और जो क्रोमोसोम अलग से होते हैं जिनका कोई पेयर नहीं होता उन्हें हैप्लॉइड कहते हैं। ये डिप्लॉइड यहाँ पे वो डिप्लॉइड होते हैं और यहाँ पे आके वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। यहाँ पे हमारे माइटोसिस में जो है न्यू क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स अपनी ही कॉपी बना देते हैं ताकि वो आगे जाके डिवीजन हो तो दोनों के दोनों डिप्लॉइड ही रहें, दोनों पेयर्स में ही रहें, 23 के 23 पेयर्स में ही रहे। पर यहाँ पे इस प्रोसेस के बाद क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी नहीं बनाते हैं, बस सीधा सीधा डिवाइड हो जाते हैं। आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए। इतना आसान नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। पर आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए। फिर इससे क्या होता है कि ये हैप्लॉइड बन जाते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये एक और डिफरेंस है कि जो है इसमें फुल डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स आते हैं और जबकि उसमें हाफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आते हैं, हाफ नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड मतलब जो कि पेयर्स में ना हो क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड्स मतलब जो क्रोमोसोम्स पेयर्स में हो। ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे वेरिएशन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जो हम देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं हमारी बॉडी में कि जो बाप और बेटा अलग, थोड़ा बहुत अलग दिखाई देते हैं। ऐसा तो नहीं कि बस एक ही चेहरा चले आ रहा है पूरी पुश्तों में, सब एक से ही दिखाई दे रहे हैं, सबकी एक सी हाइट है, सबका एक सा नेचर है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 50% डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स पे। जो हमारी बॉडी होती है, बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, वो सिर्फ 50% जो है क्रोमोसोम्स या फिर नेचर लेता है अपने पेरेंट्स का, 50% वो खुद डेवलप करता है। जो 50% है वो 50% हैप्लॉइड्स के कारण होता है और आगे जाके 50 वो न्यू डेवलप करता है, थोड़ा बहुत जो उनके जैसा ही थोड़ी कॉपी करने की कोशिश करता है, पर वेरिएशन आ जाती है। इसलिए इसमें मोर वेरिएशन और इसमें लेस वेरिएशन, ये भी डिफरेंस हो गया कि उसमें मोर वेरिएशन होती है, इसमें लेस वेरिएशन होती है। और ये मायोसिस प्रोसेस होता कब है और कौन सी केसेस में होता है और कौन से सेल्स में होता है। जो मायोसिस प्रोसेस है जिसमें वेरिएशन लानी है वो सिर्फ बर्थ के समय में होगा। जो हमारा स्पर्म हो गया और एग हो गया, जब ये फ्यूजन करते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं,
सिर्फ उसी केस में मायोसिस प्रोसेस होता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन वाले केस में ही मायोसिस प्रोसेस होता है। जबकि माइटोसिस नॉर्मल में होता है कि जैसे अब कोई कट गया, हमारे जो ऊपर से स्किन उतर गई, तो फिर आसपास की जो स्किन है वो अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देंगे आसपास के सेल और उसको भर देंगे। अगर जैसे कि मेरी उंगली काली है या फिर जो जो भी टोन है मेरी स्किन का, उसी टोन के सेल्स आएंगे, जो नए सेल्स आएंगे बिल्कुल डिट्टो कॉपी होंगे मेरे पुराने सेल्स के। ऐसे नहीं है कि जो है पहले तो मेरी स्किन ब्लैक थी, फिर जो है कटने के बाद नए सेल बने वो अचानक से वाइट उगने लग गए, नहीं। वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी होंगे, जो हमारे पुराने सेल थे उनकी डिट्टो कॉपी बन के आएंगे, क्योंकि ये माइटोसिस प्रोसेस होता है जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम आ जाते हैं। पर जब मायोसिस प्रोसेस कहाँ होता है, जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें डिट्टो सेम नहीं होते। हो सकता है कि बेटे का रंग अपने बाप से थोड़ा गोरा हो, थोड़ा ज़्यादा काला हो, मतलब थोड़ी जो नाक लंबी हो, नाक छोटी हो, थोड़ी वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि सिर्फ हाफ डिपेंड करता है, हाफ ही क्रोमोसोम्स उसको मिलते हैं, बाकी हाफ वो खुद कॉपी बनाता है, थोड़ी उसमें कॉपी बनाने में वेरिएशन आ जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी है इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए। ये जो मायोसिस प्रोसेस है ये इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मायोसिस ही ना हो, सब एक से ही एक कॉपी बनते जा रहे हैं, कॉपी बनते जा रहे हैं, तो इवोल्यूशन नहीं होगा। हम जो है बंदर के बंदर ही रह जाते, बंदर से कभी इंसान नहीं बन पाते। बल्कि बंदर क्या, हम तो जो है मछली बन के रह जाते, पहले पानी में जीवन आया था क्योंकि। और इसमें क्या होता है कि ये जर्म सेल्स में ही होता है। जर्म सेल मतलब हमारे एग और स्पर्म, इनको जर्म सेल कहते हैं, जो क्योंकि ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट जैसे अब जो सीड होता है, जो उसको अंकुरित करना कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जर्मिनेट करना कहते हैं। इसी के नाम पे इसको जर्म सेल पड़ा है। ये जर्म मतलब वो गंदगी वाला जर्म नहीं है, वो कीटाणु वाला जर्म नहीं है, बल्कि जर्मिनेशन से बना हुआ जर्म सेल है। और जबकि ये जो हमारा माइटोसिस प्रोसेस है ये सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल मतलब जितने भी नॉर्मल सेल हैं, हमारे जर्म सेल के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं उन सबको सोमेटिक सेल्स कहते हैं। इसी के साथ हमारे ये माइटोसिस और मेयोसिस का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। और मैं इससे ज़्यादा डिटेल में तो मतलब कुछ इससे ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है। या तो आप फिर एक स्टेजेस बच जाती हैं जो आपको नहीं समझनी कि वो कैसे एक धीरे धीरे डिवीजन होगा, क्या जो सेंट्रोल्स हैं कैसे आएंगे, अब पास आएंगे, कैसे वो धागा फेंकेंगे, चारा फेंकेंगे, वो सब आपको नहीं जानना अगर आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो। वरना उसके अलावा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपके किसी भी एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, अपनी ग्रोथ के लिए हो, अपनी जो है सेल प्रोडक्शन के लिए हो, या फिर जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है हमारी बॉडी को आगे प्रोसेस करने के लिए, उसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये 7 तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें से न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये 7 हो गए हमारे बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए। इनमें से अब कुछ होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, कि भैया बल्क में चाहिए, बल्क प्रोडक्शन चाहिए, बल्क में वो रॉ मटेरियल चाहिए। और कुछ होते हैं माइक्रो, कि भाई थोड़ा बहुत सजावट के लिए चाहिए, उसमें चाँद चाँद लगाने के लिए, जैसे कि जो है सब्जी तो बन गई, जो हमारी भिंडी काटी, भिंडी हो गई हमारी मैक्रो, और उसमें से मसाला आएगा, असली टेस्ट तो मसाले का है, पर चुटकी भर मसाला डलता है, उस चुटकी को कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स ये होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये होती है मतलब सब्जी में चुटकी भर मसाला, और बाकी सब कुछ होते हैं हमारे ही सब्जी यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें से वाटर भी बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट और वाटर सबसे ज़्यादा मैक्रो होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क में चाहिए होते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके बारे में तो हमने आपको क्या बात करें, ये तो हमने पिछली वीडियो में ही आपको समझा दिए थे इतनी ज़्यादा डिटेल में।
न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिकली मतलब होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो होता है उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है ये तो एमिनो एसिड होता है। हमने बताया था ना कि हम तो एक्चुअल में दाल है, मीट, मछली, जो एग जो खाते हैं वो जो है हम एमिनो एसिड्स के लिए खाते हैं। उसके बाद हमारा जो राइबोसोम्स होते हैं वो एमिनो एसिड की मदद से प्रोटीन्स बनाते हैं, जिनमें से 20 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अभी जल्दी। फिर ये लिपिड्स, लिपिड्स जिसको वो फैट्स भी बोलते हैं। फैट्स लोकल लैंग्वेज में और लिपिड साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है। ये मिनरल्स कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये भी हमारी बॉडी को छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए, चुटकी भर नमक चाहिए होता है। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट एक सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब जो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसका 50% से 75% एनर्जी इसी कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होती है। इसी में आप ध्यान से सुनिए, जो 50 से 75% जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है हमारी, जो चलने के लिए हो या फिर दौड़ने के लिए हो, दिमाग चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी को, उसका 50 से 75% जो है हमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन से के सिंथेसाइज करने से मिल जाती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये डाइजेशन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है इसकी डाइजेशन के प्रोसेस में पहले जो हमारी बॉडी इसको तोड़ेगी किसी फॉर्म में, फिर से तोड़ेगी, आखिर में जाके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। ये जो ग्लूकोज होती है ये इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। ब्लड शुगर जैसे कि बोला जाता है ना कि इसकी जो शुगर बढ़ गई है, उसकी जो शुगर कम हो गई है, वो इसी शुगर की बात होती है। वो बात अलग है कि उसमें वो कुछ जो है जो हार्मोन्स की कम जो है डिफेक्ट के कारण होता है, पर जो शुगर होती है वो यही ब्लड शुगर इसी को कहते हैं। कि जो इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जो जिनके खराब होने के कारण ये जो इरेगुलेटेड हो जाती है ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज, जो कि डाइजेशन के बाद मिलती है कार्बोहाइड्रेट की। अब ये मतलब नहीं कि तुम्हारी शुगर बढ़ गई है तो तुम जो है कुछ खाना ही छोड़ दोगे, फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी भी इसी से आएगी। और ये जो हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की बात। और कार्बोहाइड्रेट बना किसका होता है? इसका मॉलिक्यूल क्या होता है? ये कंपाउंड होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। C plus H plus O is equal to कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स हैं, ये ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनके एक फिक्स नंबर में फिक्स प्रकार के बॉन्डिंग से ये कंपाउंड बना है कार्बोहाइड्रेट। हमारे जो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो भी इन्हीं तीन कंपाउंड के इन तीन एलिमेंट्स के अलग तरीके के जोड़ से, अलग तरीके की बॉन्डिंग से बना है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज मेनली हमारे जो व्हीट हो गया, मेज हो गया, पोटैटो हो गया, जितने भी सीरियल्स होते हैं, या और जो पोटैटो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट भर भर के होता है। यानी ये जो है मेन स्टेपल जो फूड होता है, हमारे स्टेपल फूड जो रोटी चपाती जिसकी बनती है उनको स्टेपल फूड कहते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट भर भर के होता है। हमारी ब्रेड में भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इनकी बॉन्डिंग के आधार पर। जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को के एलिमेंट को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मोनोसैक्राइड्स, फिर ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। ये तीन हो गए हमारी जो कैटेगरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं, जैसे आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, मोनो मतलब सिंगल। इसमें जब सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब सिंपल जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है शुगर की, उसको मोनोसैक्राइड्स कहते हैं। हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैक्राइड्स।
हमारा ग्लूकोज हो गया, हमारा फ्रुक्टोज हो गया, या फिर हमारा गैलेक्टोज हो गया, और यहाँ की राइबोज भी। राइबोज मैं आपको समझाता हूँ कि राइबोज क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि आरएनए की क्या फुल फॉर्म होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वैसे तो न्यूक्लिक एसिड तो जो हमारे जो वो हो गया, क्या कहते हैं, एक बायो न्यूट्रिएंट्स हो गया, बायो मॉलिक्यूल्स हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड। पर ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड नहीं होते हैं डीएनए और आरएनए, इनमें शुगर भी इन्वॉल्व होती है, इनमें कार्बोहाइड्रेशन भी इन्वॉल्व होती है। ये न्यूक्लिक एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर होते हैं डीएनए और आरएनए। और जो कौन सी तरीके की शुगर होती है इनमें, राइबोज, जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। डीएनए और जो है आरएनए में राइबोज नाम की एक शुगर होती है। और ये चारों हो गया हमारे बेसिक फॉर्म ऑफ शुगर या फिर मोनोसेक्रेट्स। फिर ओलिगोसेक्रेट्स आते हैं। ओलिगोसेक्रेट्स की क्या डेफिनेशन है कि जब हम ओलिगोसेक्रेट्स को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब कि एक फनन में एक तरफ दो रोड डाली जाती हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, और ये जो है इनके बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं। जो भी कंपाउंड होते हैं उनके बॉन्ड्स तोड़ के उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उस इलेक्ट्रिस एक जो है सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और जब जो है हमारी ओलिगो ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो हमें 2 से 10 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के। 2 से 10 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के, मतलब कि जो भी ओलिगोसैकेराइड्स अगर उनको तोड़ेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज का ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म है उसको हम कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो है हमारे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलके बनता है सुक्रोज। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो हमारा सुक्रोज बनेगा। सुक्रोज जिसको इनवर्स शुगर भी कहते हैं। इसको इनवर्स शुगर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा हमारे पास। एक बार जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा इसलिए मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। मोनोसेक्रेट बेसिक फॉर्म ऑफ शुगर, जिसके 4 एग्जाम्पल हैं। 4 एग्जाम्पल जो आपको याद करने हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज और राइबोज। ये जो ग्लूकोज है ये बेसिक फॉर्म ऑफ शुगर होती है जो हमारी बॉडी में भी ब्लड शुगर के नाम से जानी जाती है ग्लूकोज को। और जो फ्रुक्टोज है ये स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होती है। सबसे ज़्यादा मीठी शुगर जो होती है वो फ्रुक्टोज होती है। ये याद रखना, फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्रुक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है बॉडी में एनिमल, ह्यूमन या प्लांट बॉडी में पाया जाता है ग्लूकोज। और जो ग्लैक्टोज होता है ये आगे जाके ये लैक्टोज का कंपोनेंट बनाता है। मैं बताता हूँ, इसका ओलिगो सेक्रेट्स बनता है लैक्टोज। जब हम ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज को मिलाएंगे तो हमारा लैक्टोज बनेगा। जब हम ग्लूकोज जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक, ये ग्लूकोज से सबसे ज़्यादा ही बेसिक है, ग्लूकोज और लैक्टोज को मिलाएंगे तो लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है और दूध में थोड़ा बहुत मीठा सा स्वाद होता है ना, वो इस लैक्टोज के प्रेजेंस के कारण ही होता है। और फिर आता है हमारे राइबोज। राइबोज तो मैंने आपको पता ही है कि राइबोज मतलब डीएनए और आरएनए को राइबोज कहते हैं हम। फिर इसके बाद पॉलीसेक्रेट्स आते हैं। पॉलीसेक्रेट्स का मतलब होता है कि जब 10 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, जब 10 या 10 से भी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो उनको कहते हैं पॉलीसेक्रेट्स। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करके पॉलीसेक्रेट्स को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो 10 या फिर 10 से भी ज़्यादा मोनोसेक्रेट्स के मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे। और इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? इसके 2 बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, आपने सुने ही होंगे, नाम याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या? एक तो सेलुलोज
एक तो हो गया हमारा सेलुलोज, दूसरा स्टार्च। सेलुलोज और स्टार्च, इस सेलुलोज क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। जितने भी घास होती है, जितने भी जो है पेड़ पौधों में जो लीफ होती है, ये सब कुछ सेलुलोज से बनी होती है। इनके सेल्स होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। फ्रूट्स में सेलुलोज नहीं होता है, याद रखना। फ्रूट में सेलुलोज नहीं होता है, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक्यूरेट होता है। जबकि जितने भी सेलुलोज वाले मटेरियल्स होते हैं जैसे पत्ते, घास, ये जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बने हैं। ह्यूमन डाइजेशन में इतना दम नहीं है कि वो इन सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। हम ये जो गाय होती हैं, बकरी होती हैं, ये सेलुलोज को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती हैं क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा टमी होता है। क्या करती हैं वो पूरे दिन पहले तो खा लेती हैं, फिर वापस मुंह में उगल देती हैं और उसको चबाती रहती है। चबा चबा के पूरे दिन उसको बहुत ही पतला कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा तोड़ देती है। वो बात अलग है। उस पर आप लोग ये जान लीजिए, गाय और बकरियों के लिए होते हैं सेलुलोज, इंसानों के लिए नहीं होता। इंसानों में जब सेलुलोज जाता है तो वो रफेज का काम करता है। रफेज, रफेज जिसको हम फाइबर्स भी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा या फिर टीवी में एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा कि इस जूस में बहुत ज़्यादा फाइबर है, हमें जो है बहुत ज़्यादा फाइबर्स की ज़रूरत होती है। फाइबर जो है फ्रूट से मिलता है। क्या होता है ये फाइबर? फाइबर सेलुलोज ही होता है। जो थोड़ा बहुत सेलुलोज का कंपोनेंट होता है फ्रूट्स में, उसको फाइबर कहते हैं। ये फाइबर कह लो या फिर साइंटिफिक टर्म में रफेज, एक ही बात है, रफेज या फिर फाइबर। ये इनमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता क्योंकि हमारा जो पेट होता है इसको अंदर डालो और नीचे से निकाल लो, इसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता है हमारा फाइबर को। इसका बस एक ही यूज़ होता है फाइबर का कि ये जो अपने वाटर को सोख लेता है फाइबर या फिर रफेज, और डाइजेशन में मदद करता है। जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, बाकी सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है हमारी रफेज। और जो स्टार्च होता है ये एक स्टोरेज होता है कि जब वो जो पत्ता होता है, जैसे कि लीफ होता है हमारा, जो लीफ होता है फोटोसिंथेसिस की मदद से जो है फूड बनाता है अपना। किस फॉर्म में बनाता है फूड? ये ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है फूड। फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज की फॉर्म में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज और एनर्जी में। फिर ये ग्लूकोज जितनी चाहिए होती है वो प्लांट को उतनी यूज कर लेता है, बाकी ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। बाकी ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। देखो, ये जितनी भी स्टोरेज की मटेरियल होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। आप ऐसे याद कीजिए, जो सेलुलोज है वो भी एक स्टोरेज का ही मटेरियल है, जो स्टार्च है वो भी एक स्टोरेज का है, खाने के लिए नहीं बनी है चीज़ें। इसलिए ये पॉलीसेक्रेट्स हमारे फाइबर्स होते हैं। और जब कोई एनिमल स्टार्च को खाता है तो वो भी, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट रहते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट को जितना यूज़ करना है कर लिया, बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर कर देता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको स्टोर कर देता है। जैसे कि स्टार्च फॉर्म में स्टोर करते हैं हमारे प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर स्टोरेज होती है वो स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल्स के अंदर स्टोरेज, एनिमल मसल्स के अंदर स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन। जब हम किसी एनिमल को खाते हैं, मीट खाते हैं, तो हमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमने जो अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया, अब हम प्रोटीन्स को समझते हैं। जो प्रोटीन है, बेसिकली ये हम जो बाहर से मिलते हैं, हम बोलते हैं कि हम जो है दालें खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, प्रोटीन शेक पी रहे हैं, उससे हमें प्रोटीन मिल जाता है, नहीं। उससे हमें एमिनो एसिड्स मिलते हैं। हमें 10-20 तरीके के हमारी बॉडी को एमिनो एसिड्स चाहिए होते हैं, और इन्हीं एमिनो एसिड की मदद से हमारे राइबोसोम्स, जो हमने पिछली वीडियो में समझा था, कैसे राइबोसोम और आरएनए दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं इन 20 एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन को बनाने में। वैसे तो एमिनो एसिड 100 प्रकार के होते हैं, पर जो प्रोटीन के लिए चाहिए होते हैं एमिनो एसिड, वो सिर्फ 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। बाकी एमिनो एसिड का कोई मतलब नहीं है, ना हमारी बॉडी को चाहिए, ना उसका हमारे इस बायो से कोई संबंध है। वो केमिस्ट्री में आता है और वो हमें नहीं पढ़ना है। पर 20 तरीके के एमिनो एसिड चाहिए होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, इनके कॉम्बिनेशन से
हजारों तरीके के जो है प्रोटीन बन सकते हैं, राइबोसोम्स और आरएनए मिलके बना लेते हैं। वो बहुत ही डिटेल प्रोसेस है, हमने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर जो एमिनो एसिड्स हैं, इनमें से ये 10+10 होते हैं, यानी 10 तो हो गया हमारे जो है हम नॉन एसेंशियल, 10 हो गया एसेंशियल प्रोटीन एमिनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का क्या मतलब हो गया? वो एमिनो एसिड जो हमारा बॉडी खुद ही बना लेते हैं, हमारी बॉडी खुद ही उन एमिनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर लेता है, केमिकल रिएक्शन करके बना लेता है। बाकी 10 इसको एक्सटर्नल प्रोवाइड करने पड़ते हैं हमारे फूड से। जो एमिनो एसिड के सोर्स कौन से होते हैं? पल्सेस, दालें, जितनी भी दालें होती हैं, सोयाबीन, मिल्क और मीट, फिश, एग, ये होते हैं मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। मैं फिर से बोलता हूँ, हमारा पल्सेस, मिल्क, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, एग और फिश, ये होते हैं। इनमें से जो सोयाबीन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन होता है सोयाबीन में। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन होता है। जबकि जो मिल्क होता है, उसमें लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होता है। मतलब ये 10 के 10 जो है हमारे एसेंशियल, ये 10 के 10 प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। देखो, मतलब इसमें तो सारे, इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है। पर ग्राम सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, पर 10 के 10 प्रेजेंट नहीं होते। हो सकता है कि बस 4 प्रेजेंट है हमारे प्रोटीन एमिनो एसिड्स, या फिर 6 एमिनो एसिड प्रेजेंट है। पर मिल्क ऐसा होता है कि कम ज़्यादा क्वांटिटी में 10 के 10 ही जो है एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र में भी जो मिल्क को बताया गया है कि अगर तुम मिल्क पी लेते हो, तुम्हारी मीट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मिल्क खाने से तुम्हें सारा प्रोटीन अपना या फिर अमीनो एसिड मिल जाएगा बॉडी बनाने के लिए। और अमीनो एसिड, ये प्रोटीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी 15% जो है प्रोटीन की ही बनी है। 15% जो हमारी बॉडी का मास है, वेट है, वो सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। वो बात अलग है कि 60 से 70% जो हमारी वाटर की बनी हुई है, 60 से 70 वाटर की बनी है, 15% प्रोटीन की बनी होती है हमारी बॉडी। अच्छा जी, प्रोटीन के बारे में तो इतना ही जानना ज़रूरी था आपके लिए। अब हम फैट्स या लिपिड्स की बात करते हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं, ये बने किसके होते हैं? ये बने होते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो इसके तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स भी बने होते हैं और लिपिड्स भी बने होते हैं। पर इनमें दो न्यू एलिमेंट्स और होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें इंक्लूडेड होता है। और ये जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा एमिनो एसिड का एक कॉम्प्लेक्स सा जो है कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड में भी कई बार जो है जो इन को जॉइंट कर करके कुछ एमिनो एसिड्स बनते हैं। मतलब इतना सिंपल नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एक तो पहले ही तुमने दो एलिमेंट और जोड़ दिए, उसके बाद भी इन एलिमेंट्स के जो है लॉन्ग चेन बनाई जाएगी, उन चेन का एक एमिनो एसिड बनेगा। उस चेन में जो है एक एक कंपाउंड को, इस एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से जो जोड़ता है, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बस प्रोटीन में आपको इतने ही जानने की जरूरत होती है। एक जो एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से जोड़े प्रोटीन में, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और प्रोटीन किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन सब से बना है प्रोटीन। प्रोटीन जो 15% ऑक्यूपाई करता है हमारी बॉडी का। प्रोटीन के सोर्सेस बता दिए, ये हो गया हमारा प्रोटीन। अब हम पढ़ते हैं लिपिड्स के बारे में। अब हम लिपिड्स या फिर फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फैट्स होता है, वो एक एक्स्ट्रा स्टोरेज होती है। ये एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है, लिपिड्स और फैट। ये जो है हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। और फैट्स का क्या काम होता है? ये एक स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर फूड, फॉर कार्बोहाइड्रेट। ये जो सेम कंपाउंड्स के बना होता है, जिसका जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होता है, यानी CH और O का ही बना होता है जो है हमारे लिपिड। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले। इसका फंक्शन होता है, मेन तो इसका यही होता है कि स्टोरेज कर लो एक्स्ट्रा फूड जो ज़रूरत नहीं है, मुश्किल दिनों के लिए जब खाना ना मिले तो
उस फैट्स को पिघला के हमारी बॉडी खाना बना देती है। पर ये और भी एक्स्ट्रा फंक्शन करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में काम करता है या फिर हमें इंजरीज से भी प्रोटेक्ट करता है। लिपिड्स 3 फंक्शन हो गए, स्टोरेज ऑफ फूड, टेम्परेचर मेंटेनेंस और इंजरी प्रोटेक्शन। ऐसा माना जाता है कि जो व्हेल होती है उसके नीचे, तो आपने देखा होगा हम्प सा होता है कि व्हेल होती है उसके नीचे एक, जी मैंने एग्जांपल जो बनाई है बस, उसके नीचे एक बहुत ही ज़्यादा हम्प सा होता है सफ़ेद रंग का, जिससे जो है व्हेल की पहचान होती है ना? इस व्हेल इस हम्प को हम इस हम्प को कहते हैं ब्लम्बर। इस हमको ब्लम्बर कहते हैं, उसे पूरा का पूरा फैट से बना होता है। इसमें इतना ज़्यादा फैट स्टोरेज होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटी लेयर बन जाती है, जो इसको इंजरी से प्रोटेक्ट करती है और टेम्परेचर भी मेंटेन रखती है हमारे व्हेल मछली का। और ये जो फैट होता है, ये बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है? बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम रिलीज होते हैं लिपेस नाम का एक एंजाइम्स होता है जो लिपिड्स को, देखो, लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं लिपेस। हमारे बॉडी में लिपेस नाम का एक एंजाइम होता है जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इस एंजाइम के बिना हमारे बॉडी में लिपिड्स यानी फैट डाइजेस्ट हो ही नहीं सकते हैं। और फैट जो है दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनका मतलब हो गया सिंगल बॉन्डेड फैट्स। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में 3 तरीके के पढ़े थे, वैसे ही फैट्स भी जो 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं उनको सैचुरेटेड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन को कहते हैं हम सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन को कहते हैं हम अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जो ऐसा बोला जाता है जितना भी मोटापे की बीमारी हो गई या फिर हार्ट अटैक का जो खतरा पैदा हो जाता है बॉडी में, वो सब कुछ इस सैचुरेटेड फैट के कारण ही होता है। और ये कौन से होते हैं? जो भी हमारा फैट के जो मटेरियल होते हैं, जो भी फैट रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, उसमें अर्थात सैचुरेटेड फैट होगा। जो भी फैट रूम टेम्परेचर पर जम जाए, यानी घी, मक्खन, घी, बटर, या फिर हमारा जो भी रूम टेम्परेचर पर जम जाता है वो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड कौन सा होता है? ऑयल, ऑयल हो गया, ये जो है अनसैचुरेटेड होता है। वनस्पति घी, ये सब अनसैचुरेटेड होते हैं। इनको जो है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ बनाया जाता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। सिर्फ माइंड में तो बस इतना ही पढ़ना जरूरी है लिपिड्स और फैट्स के बारे में। फिर हमारे विटामिन, मिनरल्स और वाटर्स आ जाते हैं, जिनमें से विटामिन और मिनरल्स तो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और विटामिन के तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सभी विटामिन की बीमारियाँ, इनके डिफेक्ट के कारण, इनके यूज़, ये सब कुछ इसलिए हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और वाटर्स के बारे में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक जो हमने समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेल डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारी वीडियो अब तक हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। थैंक यू।